हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 5th एंड 6th ऑफ जून 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। ठीक है, तो जो भी न्यूज़ कल की रह गई थी, मतलब कल मैंने वीडियो बनाई थी बट वो नहीं अपलोड हो पाई। लेट मी शो यू, ये वीडियो है। ठीक है, लेकिन ये इसमें बीच में म्यूट हो गई थी आवाज़, तो आई कुडंट अपलोड इट। सो अभी आज हम देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूज़ ऑन एआईआर की। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स में आपको लेटेस्ट भी पता चल जाएगा कि अभी क्या हुआ है। ठीक है, सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्च करेगा अपना ई फाइलिंग पोर्टल। ठीक है, एक सीमलेस एक्सपीरियंस ये होगा टैक्स पेयर्स के लिए। 7 जून को ये पोर्टल होगा। ठीक है, 7 जून को लॉन्च होगा। और इसमें क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि न्यू टैक्स पेयर फ्रेंडली पोर्टल ये है, ये इंटीग्रेटेड होगा इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड क्विक रिफंड्स टू टैक्स पेयर। तो जितने भी इंट्रैक्शन है, चाहे वो पेंडिंग एक्शन है, वो सारे एक सिंगल डैशबोर्ड पे शो होंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट आईटीआर प्रिपरेशन इसमें सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होगा। इंटरेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें होंगे ताकि टैक्स पेयर्स की वो हेल्प कर सके। और यहाँ पे वो अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, सर्टेन डिटेल्स वो अपनी डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग देयर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है इन्होंने। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, गवर्नमेंट इश्यूज वन लास्ट नोटिस टू कंप्लाई विद न्यू आईटी रूल्स। ठीक है, तो ट्विटर को ये नोटिस भेजा है गवर्नमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वार्न किया है कि अगर आपका मतलब इस पर आप एडहर नहीं कर पाए जो हमारा आईटी एक्ट है, तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म को लूजिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी अंडर द आईटी एक्ट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि इतने टाइम से जो ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है, तो यहाँ पे लैक ऑफ कमिटमेंट और जो सेफ एक्सपीरियंस होना चाहिए यूज़र के लिए, तो लोगों के लिए वो नहीं दिख रहा है। उसके दिशा में कोई भी एफर्ट्स आपने नहीं उठाए हैं। एंड डिस्पाइट बिंग ऑपरेशनल, तो काफ़ी डिकेट से आप ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, लेकिन मतलब स्टिल एक प्रॉपर जो मैकेनिज़्म होता है ताकि कि लोगों को क्या हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में और टाइमली मैनर में जो उनके प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, जो उनके डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए, जो भी उनकी क्वेरीज है। देन यहाँ पे वार्म प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सटेंड्स वार्म ग्रीटिंग ऑन द ओकेजन ऑफ 24th बिम्स्टेक डे। ठीक है, तो यहाँ पे बिम्स्टेक फ्रेमवर्क था विच हैज़ intensified substantially in the recent years. So Prime Minister underlined the progress that has been made on several fronts, including the finalization of BIMSTEC Master Plan for Transport Connectivity and the टेक्स्ट ऑफ द बिम्स्टेक चार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम बिम्स्टेक के बारे में देखेंगे। काफ़ी सारी इंटरनेशनल बॉडी भी न्यूज़ में है, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड पेज में आ जाए तो ये आप देख सकते हो। G7 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कॉल्स G7 लीडर टू वैक्सीनेट एंटायर वर्ल्ड अगेंस्ट कोविड-19 बाय एंड ऑफ 2022। और जो ग्लोबल टेरर फंडिंग का वॉच डॉग है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज FATF। जैसे हमने बताया था ना कि ईडी एक क्या है, खुफिया एजेंसी है आर्थिक मामलों की, तो उसी तरीके से जो टेरर फिनेंसिंग और ये सब होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए एक FATF बना है, ग्लोबल टेरर फंडिंग, इसको वॉच डॉग बोला जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो रिटेन्स पाकिस्तान ऑन इन्हांस फॉलोअप लिस्ट। ठीक है, तो पाकिस्तान को अभी भी फॉलोअप लिस्ट में रखा है। और FATF का एक रीजनल ग्रुप भी है। ठीक है, रीजनल जो एफिलेटेड है रीजनल, वो क्या नाम है उसका, एशिया पैसिफिक ग्रुप, दैट इज़ नोन एज APG। तो यहाँ पे ये बोला है कि इस्लामाबाद विल कंटिन्यू टू रिपोर्ट बैक टू एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ऑन द कंट्रीज प्रोग्रेस टू स्ट्रेंथन, कि जो उन्होंने अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया है, फिनेंस जो टेरर को फिनेंस करने के लिए, मतलब उसको कम्बैट करने के लिए क्या उन्होंने मेजर लिए हैं, तो उसके बारे में कंटिन्यूस फॉलोअप चलता रहेगा, उसको रिपोर्ट करते रहेंगे APG को। ठीक है, तो सेकंड फॉलोअप रिपोर्ट भी ये होगी। पाकिस्तान इज़ नाउ कंप्लेंट और लार्जली कंप्लेंट विद 31 आउट ऑफ 40 FATF रिकमेंडेशन। तो ये है। तो यहाँ पे हम G7 के बारे में एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, FATF और बिम्स्टेक के बारे में। ओके, लेट्स रिवाइज देम। तो देखो, G7 जो ग्रुप ऑफ 7 है, 1975 में फॉर्म हुआ था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA, इनकी जो अभी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई थी ना G7 कंट्रीज़ की, तो उसमें ये हुआ कि अब जो भी बिग टेक्नोलॉजी, बिग कंपनीज जो होंगी, अगर वो उनकी कहीं पे फिजिकल प्रेजेंस है या चाहे नहीं है या है, ठीक है, तो भी अगर वहाँ से उनके
किसी भी चीज़ से अगर सेल्स जनरेट हो रही है तो उसमें क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये उस मीटिंग में हुआ था। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए हैं इसमें। और जो रोटेशनल बेसिस पे इनकी मीटिंग होती है, एंड इट इज़ एन इनफॉर्मल एनुअल गैदरिंग ऑफ 2 days, ठीक है। 2 दिन की एनुअल गैदरिंग होती है जिसमें सारे डिस्कस करते हैं ग्लोबल इशू पे। एंड इनका कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना ही कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर है, ठीक है। नो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और कोई भी इनका हेडक्वार्टर नहीं है। जो नहीं होती हैं चीज़ें उन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। इसको G8 पहले बोला जाता था, जब रशिया भी इसमें था, लेकिन आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, ठीक है, तो यूक्रेन रीजन में, तो उस टाइम पे रशिया को एक्सपेल्ड कर दिया गया था इस मेंबरशिप से, ठीक है। अब इन्होंने ही, ये जो G7 कंट्रीज़ हैं, तो इनका इनिशिएटिव था क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, दैट इज़ नोन एज FATF, जिसको अभी हमने पढ़ा कि टेरर फाइनेंसिंग का वॉचडॉग बोलते हैं ऐसे। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1989, ठीक है। कब, 1989 में, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7, है ना, ये देख सकते हो आप। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है इस्टेब्लिश ऑन 1989, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, एंड विच वर्क्स टू जनरेट पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन वेरियस एरियाज, ठीक है। तो इनका यहाँ पे ये है कि FATF सेक्रेटरी इज हाउस्ड एट द OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, तो यहाँ पे है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि एक तो जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकना है, दूसरा क्या करना है, मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करना है। 2001 में इसको एक्सपेंड किया गया था, ठीक है, कि मनी लॉन्ड्रिंग, पहले इसमें टेरर फाइनेंसिंग ही शामिल थी। देन 2012 में इट एडेड एफर्ट्स टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो ये भी इसमें ऐड किया गया। और इसमें 37 मेंबर इसके हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें होते हैं, ठीक है, इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। इट ऑल्सो हैज़ ऑब्जर्वर्स एंड एसोसिएट मेंबर्स। तो यहाँ पे अब ब्लैक लिस्ट क्या होती है, जो भी मतलब कंट्रीज़ अगर ब्लैक लिस्टेड हैं उनको बोला जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ या फिर NCCTC, ठीक है। तो इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या करती हैं, टेरर फंडिंग को कहीं से मतलब ये सपोर्ट कर रही हैं, या फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद फिर ये बार बार जो लिस्ट रिवाइज होती रहती है, तब डिसाइड किया जाता है। ग्रे लिस्ट की बात करें, कंट्रीज दैट आर कंसीडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द FATF ग्रे लिस्ट, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान है, तो इन पे ग्रे लिस्ट में अगर जैसे पाकिस्तान होता है तो इनके काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन इनको फेस करने पड़ते हैं, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और प्रॉब्लम्स होती है इनको IMF से इतनी इजीली, जैसे बाकी कंट्रीज़ को लोन मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, अदर कंट्री से मिलेगा, तो वैसे इनको नहीं मिल सकता। इंटरनेशनल ट्रेड में रिडक्शन देखने को मिलता है, इंटरनेशनल बाइकॉट एक तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये है। और इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द FATF प्लेनरी, ठीक है, एक साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं एक बार। अब हम बिम्स्टेक के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। बिम्स्टेक, देखो सारे नोट्स एक जगह पे रहने से टाइम भी ख़राब नहीं होता है और आपका रिवीजन भी बहुत क्विकली हो जाता है। 17th बिम्स्टेक, ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव हुआ था, ये तब की न्यूज़ थी, चेयर्ड बाय जो श्रीलंका ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बिम्स्टेक है क्या, 1997 में ये फॉर्म हुआ था। कब फॉर्म हुआ था, 1997 में। ओरिजिनली इस टाइम पे कौन थे, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश, ठीक है। एंड लेटर इंक्लूडेड म्यांमार, नेपाल, भूटान। जो कंट्री बाद में आई उनका नाम याद रख लो, और जो कंट्री पहले थी उनका भी नाम याद रख लो, इनमें से एक का। बांग्लादेश, BIST, ठीक है, BIST, ये बिस्ट करके आप याद रख लो, BIST, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। लेटर इंक्लूडेड MNB, ठीक है, MNB दैट इज म्यांमार, नेपाल, भूटान, ठीक है, MNB। तो बिस्ट में कौन शामिल हुए, बिस्ट में MNB शामिल हुए, ठीक है। तो बिम्स्टेक विच नाउ इंक्लूड्स 5 कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया, और 2 एशियन से हो गई कंट्री। सो इट्स अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। कभी कभी पाकिस्तान भी दे देता है, पर पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। एंड इट इंक्लूड्स ऑल द मेजर कंट्री ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट, कौन कौन नहीं है साउथ एशिया से, मालदीव नहीं है, ठीक है। कभी भी म्यांमार और मालदीव में कंफ्यूज मत होना, इसमें मालदीव नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। अब ये रीजन बहुत मैटर करता है, क्योंकि 1/5 22% ये टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की इन 7 कंट्रीज़ में ही रहती है, और 2.7 ट्रिलियन है GDP का कंबाइंड। एंड बे ऑल्सो हैज़ वास्ट अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द बे ऑफ बंगाल, तो 1/4 करीब यहाँ पे होता है, ठीक है। इंडिया के लिए तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्ट
ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट, बे ऑफ बंगाल, तो ये सब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं हम अपनी। न्यूज़ तो नहीं है यार, मैं बस ऑलमोस्ट हमने देख ली कि क्या था, है ना। अब हम देखते हैं जो अगर यहाँ पे कुछ आई है इंडियन एक्सप्रेस में, तो अभी ये तो अभी कुछ 48 मिनट पहले ही कुछ आया है कि दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑर्डर आस्किंग नर्सेज नॉट टू कन्वर्स इन मलयालम विड्रॉन। तो ये अभी सर्कुलर था जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आउटरीच हुआ था। यहाँ पे मतलब जो ये नर्सेज थी, तो ये मोस्ट ऑफ द नर्सेज आर फ्रॉम केरला, साउथ इंडिया से है। तो यहाँ पे मलयालम में मतलब वो बातें कर रही थी, जो जिससे जिससे बोला गया कि इस कम्युनिकेशन की वजह से जो वहाँ पे पेशेंट्स हैं, कलीग्स हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए आप इंग्लिश या फिर हिंदी का ही यूज़ करो एज कम्युनिकेशन, अदरवाइज सीरियस एक्शन विल बी टेकन। तो यहाँ पे बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने बोला है कि मलयालम इज एज इंडियन एज एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, स्टॉप लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे जो गारंटीड बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात आ गई। ठीक है, तो यही हुआ है। देन बाकी यहाँ पे और देख लेते हैं ब्लू स्टार। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड इन अमृतसर। ठीक है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है, आई होप आपको पता होगा। ऑपरेशन एज मैनी एज 6000 पुलिस मैन वर डिप्लॉयड, 37th ऑफ ऑपरेशन एनिवर्सरी ऑपरेशन ब्लू स्टार की, और ये है। ठीक है, बाकी एक शायद मैंने आपको वो नहीं बताया, एक पोर्टल भी लॉन्च हो रहा है। वेट, आई डोंट नो इसके बारे में मतलब बताया है या नहीं बताया, शायद स्टार्टिंग में बता दिया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, ई फाइलिंग पोर्टल। तो देख लेते हैं, दूसरी न्यूज़ है। यहाँ आते हैं हम सीधा इंडियन एक्सप्रेस में। संडे को आज कुछ ऐसे खास है नहीं न्यूज़। ठीक है, जो कल की थी थोड़ा बहुत वो देख लेंगे। एक तो इसके बारे में मैंने सुबह भी एक बार डिस्कस किया था कि वैक्सीन एंड डेथ, गवर्नमेंट ने ये क्लेम मतलब बोला है, फेसबुक टेक्स इट डाउन देन रिस्टोर्स इट। वही जो क्लेम था, फेक जो इमेज सर्कुलेट हो रही थी कि कोविड-19 की वैक्सीन जो लोग ले रहे हैं उनकी 2 साल के बाद डेथ हो जाएगी, है ना। तो इसको ही पीआईबी ने अपनी वेबसाइट पर डाला था कि ये पोस्ट फेक है, इसको स्प्रेड ना किया जाए। और लेकिन ट्विटर मतलब वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्होंने क्या कर दिया था, उसको रिमूव कर दिया था कि हमारी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। फैक्ट चेक उनका फ़िल्टर है, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं और उस कीवर्ड्स की वजह से ये सही नहीं है ना। तो फिर से जब हमारे जो मिनिस्टर हैं वो गए यहाँ पे, बात की, अपना पक्ष रखा, उसके बाद इसको रिस्टोर किया गया। ठीक है, तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंटरवेन हमारी कंट्री में आज के टाइम पे कर रहे हैं। पुटिंग द विक्टिम ऑन ट्रायल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कल का था। जस्टिस इज़ नॉट सर्व्ड इफ एक्चुअल्स, मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर किसी की रिहाई हो जाती है तो तब मतलब ये मान लिया जाता है कि चलो ये केस क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन हम उस टाइम पे ये मतलब वाकई में किसी को न्याय मिला है उसकी हम निश्चितता नहीं बता सकते। ठीक है, और आजकल अगर ये मेनली तरुण तेजपाल के केस की बात करें तो ये सब बेस्ड हैं किस पे, जो रेप सर्वाइवर के प्रति स्टीरियोटाइप्स हैं। ठीक है, उनकी पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री को लेके, रेदर देन प्रोसिक्यूशन फेलियर टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो यहाँ पे अरुंधति काटजू ने ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कवरेज की है इस आर्टिकल की। एंड द राइटर इज़ अ लॉयर बेस्ड इन दिल्ली। ठीक है, तो आपके लॉ के स्टूडेंट हो, आपको मतलब एक पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है ना, हमारे देश में किस तरीके के क्या पॉइंट दे रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ये है कि जजमेंट मतलब ये बोल रहे हैं कि जो रेप विक्टिम है उनको मतलब ये बता रहा है कि वो किस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए। एंड कोर्ट इज़ राइट टू बी कंसर्न, है ना, क्योंकि जो रेप एक्यूजेशंस होते हैं वो सीरियस होता है। एंड राइट ऑफ द एक्यूज टू अ फेयर ट्रायल। ठीक है, वो भी चलो मतलब हम मानते हैं कि सारे उनको अपने जो डिफेंस है वो लेने चाहिए पूरे पूरे। और जबकि देखो हमको क्लियर था जब निर्भया गैंग रेप हुआ था, उस टाइम पे निर्भया केस था, तो उस टाइम पे वो, लेकिन जो रेपिस्ट था मतलब उसका भी एक लॉयर था जो डिफेंड कर रहा था, है ना। तो यहाँ हमारी कंट्री में मतलब ये है कि आज़ादी है कि एक जो भी है चाहे वो क्रिमिनल है उसको भी पूरा पूरा अपना अपने को प्रोटेक्ट, अपने को डिफेंस डिफेंड करने का राइट है। तो
बट जस्टिस इज नॉट सर्व। लेकिन ये है कि अगर किसी स्टीरियोटाइप कोई हो रेप सर्वाइवर के प्रति, उसकी पास्ट सेक्सुअल के प्रति, उसके द्वारा, उसके वजह से मतलब कोई अपने को डिफेंड करता है, तो ये क्या होगा, ये जस्टिस नहीं होगा। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रॉमिस किया है, क्या, इक्वालिटी है ना, समानता का अधिकार है हमारे आर्टिकल 15 में। ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि राज्य मतलब क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे सिटीजन से। किसके आधार पर, जो स्टीरियोटाइप होगा किसी सेक्स को लेके या फिर जेंडर को लेके। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या करता है, हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की आज़ादी दी गई है। यहाँ पे अपर्णा भट्ट एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वार्न किया था कि डेंजर ऑफ स्टीरियोटाइपिंग रेप सर्वाइवर, रेप मिथ्स द कोर्ट फाउंड इंक्लूड स्टीरियोटाइप नोशन ऑफ चेस्टिटी, रेजिस्टेंस टू रेप, हैविंग विजिबल फिजिकल इंजरीज, हैविंग, मतलब ये है कि इस तरीके के जो रिमार्क्स होते हैं ना, कि चेस्टिसिटी मतलब क्या हो गया, कि यू आर नॉट हैविंग इंटरकोर्स विद एनी वन बट विथ योर वाइफ और योर हस्बैंड ओनली। तो और रेजिस्टेंट टू रेप, हैविंग विजिबल फिजिकल इंजरीज, मतलब कि ये तो ये है कि आप मतलब क्या, बिल्कुल आप एक कुछ ना करो, है ना। तो इन सब चीज़ों पे ये बेस्ड नहीं होना चाहिए, जो किसी का भी एक्विटल अगर हो रहा है तो वेदर द सर्वाइवर कंसेंटेड टू सिमिलर एक्ट इन द पास्ट और बिहेव्ड इन अ मैनर, है ना, तो ये सब इर्रिलेवेंट है इंडियन वुमेन के लिए। द कोर्ट हेल्ड एंड डायरेक्टेड कोर्ट्स नॉट अ डाउट वुमेन टेस्टिमनी बिकॉज शी वॉज सेक्शुअली एक्टिव। तो ये इन्होंने हमें ये बताया है कि टू बेसिक इशू, जब भी रेप का कोई ट्रायल होता है तो दो इशू आते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेके, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ। दूसरा ये कि क्या इसमें वुमेन की कंसेंट थी या नहीं थी। ठीक है, फिर जो रेप सर्वाइवर है तो उसका पास्ट जो सेक्सुअल हिस्ट्री है, तो पहले उसको देखा जाता था। सेक्शन 155 का क्लॉज 4 था। ठीक है, तो इसमें जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसके थ्रू जो रेप एक्यूज्ड होता था, मतलब जिस व्यक्ति ने रेप किया है, तो वो क्या देखता था, मतलब अपने को डिफेंड करने के लिए जो रेप विक्टिम है उसके जो बैकग्राउंड है, ठीक है, कि किस तरीके का उसका चरित्र है, इमोरल कैरेक्टर है या फिर ऐसा है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती थी और उनको वहाँ पे रखा जाता था। तो अभी इसको अमेंड कर दिया गया है और इसको स्क्रैप कर दिया गया है। ठीक है, कि इस तरीके के आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मतलब आप खुद सोचो, यहाँ पे एक टू फिंगर टेस्ट होता था। ठीक है, सो कॉल्ड टू फिंगर टेस्ट रेप के स्टाइल में होता था। मतलब इफ़ यू आर एट योर होम, इफ़ यू आर इन योर रूम एंड मतलब समवन विल कम एंड आस्क यू हाउ मेनी टाइम यू आर मस्टरबेटिंग एंड यू हैव टू प्रूव, और उससे हम पता लगाएंगे कि आपका किस तरीके का नेचर है। तो हाउ वुड यू फील, ये एक तरीके से आपकी प्रिवेसी का हनन है ना, पूरी तरीके से आपको मतलब आपकी डिग्निटी इससे बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है, डैमेज हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती हैं और इस वजह से इसमें अमेंडमेंट किया गया था। एंड टू मूव एक्सक्लूड पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री वाज ट्रिगर्ड बाय द मथुरा रेप केस। ठीक है, तो मथुरा रेप केस यहाँ पे क्या हुआ था कि 14 ईयर की ओल्ड एक आदिवासी गर्ल थी, तो जिसमें यहाँ पे 2 पुलिसमैन को आज़ाद कर दिया गया था, जबकि उन्होंने क्या किया था, उसका रेप किया गया था। लेकिन ये बोला कि वो क्या थी, मतलब 14 साल की बच्ची सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हैबिचुएट थी। ठीक है, ये बोला कोर्ट ने। और उसको क्या बोला, टिश्यू ऑफ लाइज, उसके जो जितने भी एविडेंस थे उसको ये कंसीडर कर दिया था। तो ये मथुरा केस से यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ किसका, सेक्शन 114A का। ठीक है, 114A ऑफ द एविडेंस एक्ट। हमेशा आपको ये इनके आगे से लिखना होगा। अगर वो IPC का सेक्शन है तो आगे से IPC लिखोगे, और अगर एविडेंस एक्ट का है तो ये लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर एग्रीवेटेड रेप केसेस हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, ठीक है, या फिर क्या है, पर्सन विथ पोजीशन ऑफ कंट्रोल, कि कोई बहुत ज़्यादा अपनी डोमिनेंस, अपनी पावर का यूज़ कर रहा है वुमेन के प्रति, अगर सेक्सुअल एक्ट हुआ है और प्रूव हुआ है, तो सर्वाइवर शी हैड नॉट कंसेंटेड, द बर्डन ऑफ प्रूफ तब किस पे चला जाता है, अगर सर्वाइवर ने बोल दिया कि नहीं, उसकी सहमति यहाँ पे नहीं थी, उसने कंसेंट नहीं दिया था, उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ अब शिफ्ट किस में हो जाएगा,
एक्यूज्ड पे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो इनके बेसिस पे मतलब वो ऐसे बोल दे नॉर्मली कि नहीं शी वॉज हैबिचुएट टू सेक्शुअल इंटरकोर्स। अरे 14 साल की उम्र में तो मतलब कुछ इतना ज्ञान कुछ होता नहीं है ना, अपनी बॉडी से जो अपनी चेंजेस होते हैं उसी में बच्चे उलझे रहते हैं कि हो क्या रहा है। इन 1996 इन पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह द सुप्रीम कोर्ट कॉशन कोर्ट्स अगेंस्ट मेकिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट रेप सर्वाइवर्स कैरेक्टर, होल्डिंग दैट अ वुमेन हु वाज सेक्सुअली एक्टिव कुड स्टिल रिफ्यूज टू कंसिडर। अगर कोई वुमेन मतलब उस टाइम पे सेक्सुअली एक्टिव रही भी है लेकिन फिर भी वो क्या कर सकती है, अपना कंसेंट रिफ्यूज कर सकती है। तो 2013 में जब 2012 का जो रेप केस हुआ था दिल्ली में, तो जेएस वर्मा कमेटी गठित हुई थी। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि अगर जो भी एक्यूज्ड या फिर विक्टिम के बीच में जो प्रायर रिलेशनशिप को अगर आप बेसिस बनाते हो तो दैट इज इररिलेवेंट, वो उसकी कोई महत्ता नहीं है अगर आप मतलब विक्टिम का कंसेंट की बात करोगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे कहा दैट द टू फिंगर टेस्ट वायलेटेड, टू फिंगर टेस्ट होता था सो कॉल्ड। तो यहाँ पे ये बोला कि वो प्रिवेसी और डिग्निटी का क्या करता है, सर्वाइवर की हनन करता है, ठीक है। ये लीलू वर्सेस हरियाणा 2013 की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। एंड द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेटेड मैनी ऑफ दिस जजमेंट एंड रिकमेंडेशन इनटू स्टैट्यूटरी लॉ। सेक्शन 53A एविडेंस एक्ट का क्या बोलता है, कोर्ट्स को ये बोलता है कि एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम ऑफ सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन। तो आप यहाँ पे उसको नहीं कर सकते हैं ना, डिसाइड नहीं कर सकते कि किस तरीके का क्या है। 2013 का एक्ट था, इसमें भी अमेंडमेंट हुए सेक्शन 146 में, सो दैट अ रेप सर्वाइवर कैन नॉट बी आस्क क्वेश्चन, कि उनको जनरल इमोरल कैरेक्टर के रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना पूछे, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो भी रहा है कंसेंट को प्रूव करने के लिए वो ना नहीं पूछा जाएगा। और 2013 में ये बोला गया था, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था कि सेंटेंस होगा, ठीक है, 7 साल के लिए क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट होगा अगर किसी ने रेप किया है। 2018 में इसको 7 साल से 10 साल तक कर दिया गया एग्रीवेटेड रेप केसेस में, और मिनिमम सेंटेंस होगा बिफोर द अमेंडमेंट एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और अब यहाँ पे ये बोला है केसेस तो रेप के मतलब ऐसा नहीं है कि कम हो गए, वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं तो इन्होंने रीजंस बताए हैं रेप एक्विटल्स के कि कितनी जल्दी मतलब लोग छूट जा रहे हैं, रिहा हो जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि 29.6% जो एक्विटल्स हैं अंडर द ओल्ड लॉ, है ना। तो ओल्ड लॉ पे मतलब नया लॉ नहीं, अगर रेप कभी 2013-18 से पहले हुआ है तो उस टाइम पे जो पहले लॉ था उसी के बेसिस पे ट्रायल चलेगा, उसके बाद का जो लॉ है उसके बेसिस पे ट्रायल चलेगा। तो 23.8% अंडर द 2013 अमेंडमेंट द ट्रायल कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज बिकॉज दे फाउंड द सर्वाइवर टेस्टिमनी वाज अनरिलायबल एंड डिड नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, है ना। तो उस टाइम पे ये सब बोल के मना कर देते थे इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स, लेकिन अभी ये नहीं हो सकता इस वाले रूल में। और बाकी ये बोला गया है कि सर्वाइवर जो है उनको इससे मतलब काफ़ी राहत मिलनी चाहिए। एंड रेप स्टीरियोटाइप्स एंड रिलायंस ऑन पास्ट सेक्सुअलिटी आर डैमेजिंग नॉट ओनली फॉर रेप सर्वाइवर्स बट फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ये सही नहीं है। और राइट टू फेयर ट्रायल ये होता है, फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 मैंडेट किया गया है, ठीक है कि, लेकिन ये फैक्ट के बेसिस पे होता है, आप फैक्ट के बेसिस पे जस्टिस और फेयर जजमेंट दो, नॉट ऑन स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। तो यही सब है एक्विटल बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स विटिएट द फेड ऑफ विशिएट, ठीक है, विशिएट मतलब दूषित करना, द फेद ऑफ पब्लिक इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फेद नहीं रह जाएगी पब्लिक की ना, ये बोला है। लेसन फ्रॉम एन अबाउट टर्न, तो यही 2 चाइल्ड पॉलिसी की जगह पे मतलब 3 चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे चाइना ने कर ली है, जब उनको लगा कि यार बहुत 60 से ज़्यादा के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हम बहुत क्राइसिस में जाने वाली हैं कंट्री, एंड बर्डन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जैसे 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 एज्ड पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे मैटरनिटी पैटर्निटी लीव स्वीडन जैसे जापान में यहाँ पे देनी पड़ती है, कैश बेनिफिट्स देने पड़ते हैं जैसे फ्रांस में दिए हुए हैं पेरेंट्स को। इसके अलावा चाइल्ड केयर अवेलेबिलिटी नॉर्वे जापान में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2020 की जो चाइनीज़ सेंसस था इन्होंने शार्प इंक्रीज देखा प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अबव 60 to 18, मतलब 60 वाली एज में 18.7%। और फिर ये बोल रहा है कि जो चाइनास की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, यहाँ पे ह्यूमन राइट अब्यूजेस भी इसमें देखने को मिले, क्योंकि इससे क्या हुआ, 1 चाइल्ड पॉलिसी बोला है तो लोग क्या सोचेंगे, हमारा एक बच्चा ही होना है तो उसमें क्यों ना हमारा लड़का हो, है ना। तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकरेज होने लगे। गर्ल्स का
अबेंडनमेंट होने लगा सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स डेस्परेटली दे वांटेड क्या, कि उनको बच्चा है, बेटा चाहिए, है ना, ओनली वन चाइल्ड, और उनको वन चाइल्ड ही चाहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी, वो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस किया, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रैकोनियन साबित हुई उनके लिए। और बाकी यहाँ पे ये है कि जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो डिक्लाइन हुआ है। और डिपॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जो बर्डन ऑफ सपोर्टिंग सीनियर सिटीजन, ये ज़्यादा बढ़ा है कंट्रीज़ में, है ना। और इनकरेजिंग पीपल टू हैव मोर चिल्ड्रन, अब कुछ पॉलिसीज़ हैं जो ये कर रहे हैं, तो यही सब बातें बताई गई हैं। एंड अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे कंडक्टेड 2011 से 12 के बीच में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और एनसीएआर ने कराया था। तो यहाँ पे बोला कि अभी जो बहुत 1/4 कॉलेज एजुकेटेड वुमेन है, उनका सिंगल चाइल्ड है। और ये शो करता है, सजेस्ट करता है कि हमारी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, उसको भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। लैंग्वेज ऑफ पास्ट दैट दे रिस्ट्रिक्ट्स मैटरनिटी लीव एंड इलेक्शन एलिजिबिलिटी फॉर थर्ड चाइल्ड एंड बियॉन्ड, ना। सपोर्टिंग मतलब फर्टिलिटी को सपोर्ट करना होगा। एंड इनकरेजिंग मेल पार्टिसिपेंट को भी जो हाउस होल्ड वर्क है उसमें इनकरेज करना होगा। उनकी जो एबिलिटी है कंबाइन वर्क की विद फैमिली एंड देयर प्रोफेशनल वर्क, तो उससे उनको इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूविंग फैमिली प्लानिंग पे फोकस करना होगा। विल जनरेट है इन्वायरमेंट वेयर आर TFR वुड स्टेबलाइज, तो 1.7 ये स्टेबलाइज हो जाएगा। दैट द वुमेन दैट वुड अवॉइड द डेमोग्राफिक क्लिफ फेसिंग चाइना, तो डेमोग्राफिक क्लिफ भी नहीं होगा इससे, ठीक है। देन यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बातचीत की गई थी कि वो कंडक्ट होने चाहिए, है ना। उससे क्या होता है, जो फिजिकल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट होती है इलेक्शन की, है ना, वो जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, तो वो कम होगी। जो डबल कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट आती है सेपरेटली अगर इलेक्शन हेल्ड होते हैं। सो देयर आर ऑल्सो ह्यूज विजिबल कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग सिक्योरिटी। अब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ऑब्वियसली होंगी, तो ट्रांसपोर्ट करने में उनको रिपीटेडली, है ना, तो ये एक बिगर इनविजिबल कॉस्ट है जो हमारे नेशन के द्वारा पे की जाती है सेंसिटिव एरियाज़ में, और इलनेसेस में भी दी जाती है। फिर रीजनल पार्टीज़ जो होती हैं उनको भी कुछ डिसएडवांटेज हो जाते हैं, है ना। एंड ड्यूरिंग साइमल्टेनियसली हेल्ड इलेक्शन सीम्स नाइव फिक्स्ड 5 year टर्म्स फॉर स्टेट लेजिस्लेचर फैक्ट टेक अवे द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर टू डिसॉल्व स्टेट असेंबली। तो ये